जुलाई 2022। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का देवीपुर गांव अपनी चिर परिचित शांति में डूबा हुआ था। लेकिन यहां के लोगों के दिलों में एक अनजाना सा डर घर करने लगा था, जिसकी जड़ें गांव से कुछ किलोमीटर दूर सुनसान खेतों के बीच बने एक अजीबोगरीब कुत्तों के फार्म तक जाती थीं। यह राजवीर सिंह नाम के एक रहस्यमयी बाहरी आदमी की सल्तनत थी, और यह जगह जल्द ही इस पूरे इलाके की झूठी शांति को चकनाचूर करने वाली थी। गांव की आबादी से कई किलोमीटर दूर एक अकेली कच्ची सड़क के आखिर में बना राजवीर का फार्म एक अजीब और डरावनी इमारत थी। कई एकड़ में फैला यह फार्म एक जेल या किसी अभेद्य किले जैसा दिखता था। इसे इंसानी कद से भी ऊंची कंक्रीट की दीवारों से घेरा गया था, जिसके ऊपर कांटेदार तारों की 3-4 परतें बिछी थीं। लोहे का विशाल और मजबूत फाटक हमेशा कसकर बंद रहता था। लोगों ने उसे कभी खुला नहीं देखा था, सिवाय उन दुर्लभ मौकों के जब सुबह तड़के एक ट्रक जानवरों का खाना लेकर आता और जल्दी से चला जाता। पूरा फार्म लगभग एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा रहता था, जिसे सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें तोड़ती थीं। लेकिन ये कोई आम आवाजें नहीं थीं। ये गुर्राने और उन्मत्त होकर भौंकने की आवाजें थीं, जो कंक्रीट की दीवारों से टकराकर दूर तक गूंजती थीं और किसी भी इंसान के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी थीं, जो उस तरफ जाने की हिम्मत करता। उस किले का मालिक राजवीर सिंह भी उतना ही रहस्यमयी था। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जो कहीं बाहर से आया था और उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वह कभी पड़ोसियों से बात नहीं करता था, न ही गांव की किसी गतिविधि में हिस्सा लेता था। कभी कभार ही लोग उसे अपनी पुरानी महिंद्रा बोलेरो चलाते हुए फाटक से बाहर आते देखते थे। वह सीधे कस्बे जाता और फिर वापस लौट आता। उसका चेहरा हमेशा भावहीन और ठंडा रहता। उसकी तेज आंखें हमेशा सीधे सामने देखतीं। कभी किसी को देखकर मुस्कुराता या नमस्ते नहीं करता। देवीपुर के लोगों के लिए राजवीर और उसका फार्म एक प्रतिबंधित क्षेत्र थे, एक ऐसी कहानी जिसमें आधी हकीकत और आधे फसाने थे। लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि उस जगह से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। देवीपुर की यह झूठी शांति उस दिन टूटी जब एक उमस भरी दोपहर में सीतापुर जिला पुलिस मुख्यालय में क्राइम ब्रांच के डीएसपी विक्रम राठौर एक पुरानी फाइल देख रहे थे। तभी एक परेशान हाल और बदहवास सी दिखने वाली महिला कमरे में दाखिल हुई। वह राधा शर्मा थीं, जो दूर बिहार के एक छोटे से गांव से आई थीं। उनका चेहरा चिंता की गहरी लकीरों से भरा था और आंखें बहुत ज्यादा रोने की वजह से लाल और सूजी हुई थीं। वह लगभग डीएसपी राठौर की मेज के सामने वाली कुर्सी पर गिर पड़ीं। उनकी आवाज डर से कांप रही थी। साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी लापता है। डीएसपी विक्रम राठौर 40 की उम्र पार कर चुके एक अनुभवी अफसर थे, जिनके चौड़े माथे और शांत आंखों में सालों का तजुर्बा झलकता था। उन्होंने धीरे से पानी का एक गिलास उस महिला के सामने रखा। वह जानते थे कि ऐसी स्थिति में उनका शांत रहना ही पीड़ित के परिवार के लिए सबसे बड़ी तसल्ली होती है। शांत हो जाइए, उन्होंने गहरी और शांत आवाज में कहा। आप आराम से मुझे सब कुछ बताइए। आपका नाम क्या है? आपकी बेटी का नाम क्या है? और यह सब कैसे हुआ? राधा शर्मा ने खुद को संभालने के लिए एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उनकी आवाज सिसकियों के बीच बार बार टूट रही थी। उनकी बेटी का नाम प्रिया शर्मा था, उम्र 22 साल। प्रिया एक सीधी, सादी और आज्ञाकारी लड़की थी, जो अपने परिवार की एकमात्र उम्मीद थी। घर में गरीबी थी, पिता का देहांत जल्दी हो गया था और राधा ने अकेले ही मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को B.com तक पढ़ाया था, इस उम्मीद में कि उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। पढ़ाई के बाद प्रिया को घर के पास एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि उससे घर का खर्च और अपनी बीमार मां की दवाइयों का इंतजाम करना मुश्किल था। लगभग 1 महीने पहले एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर प्रिया को एक विज्ञापन दिखा, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक बड़े डॉग ब्रीडिंग फार्म को एक अकाउंट्स असिस्टेंट की जरूरत थी। रहना खाना मुफ्त था और शुरुआती तनख्वाह बरचीस 0 प्रति माह थी, एक ऐसी रकम जिसका मां बेटी ने कभी सपना भी नहीं देखा था। वो बहुत खुश थी साहब, राधा ने सिसकते हुए बताया। उसने मुझसे कहा कि वह कुछ साल दूर काम करके कुछ पैसे बचाएगी, फिर गांव वापस आकर एक छोटी सी दुकान खोलेगी ताकि हम साथ रह सकें और मुझे और मेहनत न करनी पड़े। उसने बताया कि मालिक का नाम राजवीर सिंह है और फोन पर बात करने में वह काफी शरीफ और अच्छा आदमी लग रहा था। मुझे चिंता तो बहुत हुई, अकेली लड़की इतनी दूर जा रही थी, लेकिन उसका इरादा पक्का देखकर और यह सोचकर कि अब वह बड़ी हो गई है, मैंने भारी मन से उसे जाने दिया। डीएसपी राठौर ध्यान से सुन रहे थे और हर एक बात नोट कर रहे थे। उन्होंने पूछा, आपकी उससे आखिरी बार बात कब हुई थी? 3 दिन पहले, राधा ने जवाब दिया।
12 जुलाई 2022 की सुबह उसने फ़ोन करके बताया कि वह पहुंच गई है। उसने कहा कि फार्म बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सुनसान और वीरान है। उस वक्त उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सी घबराहट थी, वैसी खुशी नहीं थी जैसी घर पर थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि शायद लंबे सफ़र की वजह से थक गई है। उसने बताया कि मालिक राजवीर सिंह उसे लेने आया था और उसे रहने के लिए एक अलग कमरा दिया है। उसने मुझसे वादा किया कि सामान रखकर थोड़ा आराम करके वह मुझे फिर से फ़ोन करेगी और सब कुछ विस्तार से बताएगी। लेकिन मैंने इंतज़ार किया, रात तक इंतज़ार किया, पर उसका फ़ोन नहीं आया। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच बता रहा था। मैंने सोचा कि शायद दूर दराज का इलाका है, नेटवर्क की समस्या होगी। लेकिन फिर एक दिन, 2 दिन बीत गए, उसका फ़ोन लगातार बंद आता रहा। एक माँ का दिल कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है, और इंतज़ार न कर पाने की हालत में राधा ने कुछ कपड़े उठाए और लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके रात की ट्रेन पकड़कर यहाँ आ गईं। वह अपनी बेटी के दिए पते पर पहुंची। देवीपुर गांव के बाहर बना वह सुनसान डॉग फार्म। लेकिन वहां पहुंचकर एक असली खौफ ने उन्हें जकड़ लिया। लोहे का विशाल फाटक बंद था और ऊंची दीवारों के पीछे से कुत्तों के वहशी तरीके से भौंकने की आवाजें आ रही थीं। वह बाहर खड़ी होकर गला फाड़ फाड़ कर अपनी बेटी का नाम पुकारती रहीं, मालिक राजवीर का नाम पुकारती रहीं, लेकिन उनकी आवाज का जवाब सिर्फ कुत्तों की और भी ज्यादा खूंखार होती भौंकने की आवाजों से मिला। कोई इंसान नहीं दिखा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। घबराकर और बेबस होकर वह पुलिस के पास भागी आई थीं। राधा शर्मा की बातें सुनकर डीएसपी राठौर को कुछ असामान्य महसूस हुआ। एक युवा लड़की का नौकरी पर आने के बाद एक दूरस्थ स्थान से संपर्क टूट जाना कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन उस फार्म का वर्णन, जिसे एक किले की तरह बताया गया था, और उसके मालिक का रहस्यमयी व्यवहार उनके मन में एक गहरा संदेह पैदा कर रहा था। उन्होंने तुरंत 3 जासूसों की एक टीम बुलाई और राधा शर्मा के साथ सीधे देवीपुर के लिए रवाना हो गए। पुलिस की जीप फार्म के गेट से करीब 50 मीटर दूर रुकी। जैसा राधा शर्मा ने बताया था, यह जगह एक उदास और भारी माहौल से घिरी हुई थी। डीएसपी राठौर गाड़ी से उतरे और उस घुटन भरी खामोशी को महसूस किया, जिसे सिर्फ हवा के झोंकों और दीवार के पीछे से आती कुत्तों की लगातार गुर्राहट की आवाज तोड़ रही थी। वह लोहे के गेट के पास गए और जोर से उससे पीटा। धातु की सूखी आवाज गूंज उठी। तुरंत अंदर के कुत्ते जैसे पागल हो गए। वे जोर जोर से भौंकने लगे। उनके लोहे के दरवाजे को खरोंचने की आवाजें रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। करीब 15 मिनट बाद कुत्तों की आवाजें धीमी हुईं, जैसे कोई उन्हें आदेश दे रहा हो। फिर कुंडी खुलने की खड़खड़ाहट हुई। भारी लोहे का गेट थोड़ा सा खुला और राजवीर सिंह सामने आया। वह लगभग 6 फुट लंबा, गठीले और मजबूत शरीर का आदमी था। उसने गहरे नीले रंग के काम करने वाले कपड़े पहने थे, जो फीके पड़ चुके थे और मिट्टी से सने थे। धूप और हवा से उसकी त्वचा सांवली और रूखी हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसका चेहरा था। एक कठोर, गौकर्ण चेहरा, घनी भौहें और बाईं आंख से होंठ के पास तक जाता एक लंबा सा निशान। और सबसे खास थीं उसकी आंखें, ठंडी, भावहीन आंखें, जो पुलिस अधिकारियों को बिना किसी भाव के सीधे देख रही थीं। न कोई आश्चर्य, न कोई डर। आप लोग कौन हैं? क्या काम है? राजवीर ने एक भारी और रूखी आवाज में पूछा, जिसमें कोई भावना नहीं थी। डीएसपी राठौर ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। हम सीतापुर जिला पुलिस से हैं। हम एक गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच करने आए हैं। क्या आप इस फार्म के मालिक राजवीर सिंह हैं? राजवीर ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी नज़र पुलिस वालों के पीछे सहमी खड़ी राधा शर्मा पर पड़ी, लेकिन वह भी बस एक पल की बर्फीली नज़र थी। हम यह पूछना चाहते हैं कि 3 दिन पहले 12 जुलाई को क्या प्रिया शर्मा नाम की कोई लड़की यहां नौकरी के लिए आई थी? राजवीर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने सिर हिलाया। हाँ, आई थी एक ऐसी लड़की। यह सुनकर राधा शर्मा को जैसे कोई सहारा मिल गया हो। वह आगे बढ़ी। उनकी आवाज में विनती थी, मालिक, मेरी प्रिया कहाँ है? क्या वह यहीं है? नहीं। राजवीर ने राधा को देखा और फिर डीएसपी राठौर की ओर मुड़ गया। उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं था। वह यहां नहीं है। वह चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? डीएसपी राठौर ने पूछा। उनकी आवाज में अब थोड़ी सख्ती आ गई थी। और राजवीर ने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो राधा शर्मा के बताए गए तथ्यों से बिल्कुल अलग थी। उसने स्वीकार किया कि उसने नौकरी का विज्ञापन दिया था और प्रिया नौकरी के लिए आई थी, लेकिन उसके अनुसार फार्म देखने के बाद लड़की ने यह कहकर नौकरी करने से मना कर दिया कि यह जगह बहुत सुनसान और उबाऊ है। यहां इंटरनेट नहीं है,
मनोरंजन की कोई जगह नहीं है। उसने कहा कि वह ऐसी जगह नहीं रह सकती। राजवीर ने कहा, मुझे उस पर तरस आया कि बेचारी इतनी दूर से आई है, इसलिए मैंने उसे गाड़ी के किराए के लिए 1,000 दिए और उसी दोपहर बस स्टैंड वापस जाने के लिए एक टैक्सी बुला दी। कहानी सुनने में तो तर्कसंगत लग रही थी, लेकिन एक अनुभवी जासूस के तौर पर डीएसपी राठौर को पता था कि इस बयान में बहुत बड़े झोल हैं। आपने कहा कि आपने उसके लिए टैक्सी बुलाई। कौन सी टैक्सी कंपनी थी? ड्राइवर का फोन नंबर क्या था? उन्होंने पूछा। राजवीर की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। उसके चेहरे पर यह एकमात्र भावना का प्रदर्शन था। मुझे नहीं पता, मैंने बस लोकल टैक्सी स्टैंड पर फोन किया था। जो भी गाड़ी आई वह चली गई। मुझे इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आदत नहीं है। तो वह कमरा कहाँ है जो आपने प्रिया के लिए तैयार किया था? क्या हम उसे देख सकते हैं? राजवीर थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया और टीम को अंदर ले गया। वह कमरा जिसे प्रिया का बताया जा रहा था, एक अलग बनी हुई बिल्डिंग में था। यह लगभग 10x10 फुट का एक छोटा कमरा था, लेकिन जिस चीज ने डीएसपी राठौर और उनकी टीम का ध्यान खींचा वह थी उसकी असामान्य सफाई। फर्श चमचमा रहा था, एक भी धूल का कण नहीं था। लोहे के बिस्तर पर एक सफेद चादर बिछी थी जिस पर एक भी सिलवट नहीं थी। बिस्तर और एक खाली लकड़ी की अलमारी के अलावा कमरे में कोई भी निजी सामान नहीं था। एक भी बाल नहीं, एक भी उंगलियों का निशान नहीं, कोई ऐसा संकेत नहीं जिससे लगे कि यहां कोई कुछ घंटों के लिए भी रहा हो। यह एक ऐसा कमरा लग रहा था जिसे किसी निरीक्षण के लिए पहले से ही बहुत सावधानी से साफ करके तैयार किया गया हो। डीएसपी राठौर कमरे के बीच में चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उनके दिमाग में बिखरे हुए टुकड़े जुड़ने लगे थे। एक आज्ञाकारी बेटी जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी, वह इतनी आसानी से एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह थोड़ी उबाऊ थी। एक दयालु मालिक जो नौकरी न करने वाली लड़की को पैसे और टैक्सी देता है, लेकिन उसे टैक्सी कंपनी का कोई भी विवरण याद नहीं है। एक कमरा जो अतार्किक रूप से साफ है, और सबसे ऊपर राजवीर सिंह का रवैया। वह बहुत ज्यादा शांत था, बहुत ज्यादा सामान्य, जैसे कि उसे इस मुलाकात का पहले से अंदेशा था और उसने मुकाबला करने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। जब टीम फार्म से निकली तो राधा शर्मा लगभग टूट चुकी थीं, लेकिन डीएसपी विक्रम राठौर के मन में एक सर्द यकीन घर कर चुका था। राजवीर के बयान सरासर झूठ थे। प्रिया शर्मा का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं थी, और वह भावहीन आंखों वाला आदमी इस मामले की कुंजी था। उन्हें विश्वास था कि राजवीर सिंह का इस मामले से सीधा संबंध है, और शायद उस खौफनाक डॉग फार्म के लोहे के गेट के पीछे सबसे बुरा अपराध हो चुका था। फार्म के भारी लोहे के गेट से निकलते हुए डीएसपी विक्रम राठौर के दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। राजवीर सिंह के किले के अंदर का घुटन भरा, बदबूदार और मौत जैसा माहौल अभी भी उनके जहन में घूम रहा था। वापस मुख्यालय जाते समय वह चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे, जहां देवीपुर के हरे भरे खेत और शांत जीवन गुजर रहा था। बाहर के इस नज़ारे और कंक्रीट की दीवारों के पीछे छिपी उस भयावह बुराई के बीच का विरोधाभास उनके सीने पर एक भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहा था। 20 साल से ज्यादा के अपने करियर का अनुभव उन्हें चीख चीख कर कह रहा था कि यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं है। प्रिया शर्मा, सपनों से भरी वह युवा लड़की, शायद सबसे बुरे अंजाम का शिकार हो चुकी थी। उसी शाम जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। डीएसपी राठौर ने राधा शर्मा के आंसुओं से भरे बयान से लेकर राजवीर सिंह के साथ हुई तनावपूर्ण पूछताछ तक की पूरी रिपोर्ट दी। उन्होंने राजवीर के बयान में मौजूद हर एक विरोधाभास और हर आचवीर सिंह के साथ हुई एक झोल का बारीकी से विश्लेषण किया। उन्होंने राजवीर के शांत और भावहीन रवैये, कमरे की असामान्य सफाई और उस पूरे इलाके में फैले मौत जैसे माहौल पर जोर दिया। सर, मुझे लगभग पूरा यकीन है कि राजवीर सिंह झूठ बोल रहा है, डीएसपी राठौर ने अपनी बात खत्म करते हुए दृढ़ता से कहा। प्रिया शर्मा के गायब होने में बहुत सारे रहस्य हैं और सारे शक राजवीर और उसके फार्म की ओर इशारा कर रहे हैं। मैं इस मामले की तह तक जाने के लिए एक विशेष जांच दल सिट बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। रिपोर्ट सुनने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक, जो खुद सैकड़ों बड़े मामले देख चुके थे, ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानते थे कि ऐसे मामलों में जहां कोई गवाह या स्पष्ट अपराध स्थल नहीं होता, वहां कमांडर का अंतर्ज्ञान और अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होता है। डीएसपी राठौर का विश्लेषण पूरी तरह से तर्कसंगत था। तुरंत एक विशेष जांच मामले को केस डीपी 722 देवीपुर, जुलाई 2022 का संक्षिप्त रूप का कोडनेम दिया गया। डीएसपी विक्रम राठौर को जांच दल का प्रमुख नियुक्त किया गया, जो सभी जांच गतिविधियों का सीधे निर्देशन करेंगे।
जिले के सबसे तेज तर्रार जासूसों और जांचकर्ताओं की एक टीम को इस काम में लगाया गया। जांच दल के मीटिंग रूम में एक बड़े सफेद बोर्ड पर तेजी से लिखावट और रेखाओं का जाल बिछ गया। प्रिया शर्मा की मुस्कुराती हुई तस्वीर को केंद्र में लगाया गया, जो सभी को उनकी भारी जिम्मेदारी की याद दिला रही थी। बगल में संदिग्ध नंबर 1 राजवीर सिंह की तस्वीर थी, जिसमें उसका ठंडा चेहरा और भावहीन आंखें थीं। हमारा सामना एक बहुत ही चालाक और सुनियोजित अपराधी से है, डीएसपी राठौर ने टीम के सदस्यों से कहा। उसने बचने के लिए एक लगभग सारहारा कहानी गढ़ी है। इस कवच को तोड़ने के लिए हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना होगा। हमें ऐसे ठोस सबूत चाहिए जिन्हें वह जुठला न सके और उसे अपना अपराध कबूल करने के लिए मजबूर होना पड़े। अब से जांच 3 मुख्य दिशाओं में आगे बढ़ेगी। उन्होंने बोर्ड पर 3 बड़े तीर बनाए। पहली टीम, उन्होंने कहा, राजवीर सिंह की पूरी पृष्ठभूमि और पहचान की पुष्टि करेगी। वह कौन है, कहां से आया है, उसका अतीत कैसा रहा है, यह फार्म कैसे बना, पैसा कहां से आया, उसके सभी सामाजिक संबंध हों, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। हमें इस आदमी की एक पूरी तस्वीर बनानी होगी। दूसरी टीम तुरंत राजवीर के टैक्सी वाले झूठ का पर्दाफाश करेगी। मैं चाहता हूं कि आप जिले में काम करने वाली हर एक टैक्सी कंपनी, यहां तक कि अवैध टैक्सियों और बाइक टैक्सियों की भी जांच करें। 12 जुलाई को दोपहर से रात तक के सभी कॉल रिकॉर्ड्स, यात्रा लॉग और सभी गाड़ियों के जीपीएस डेटा की जांच करें। हमारा लक्ष्य यह साबित करना है कि उस दिन राजवीर के फार्म के इलाके से कोई टैक्सी बुलाई गई थी या नहीं। और तीसरी टीम, डीएसपी राठौर एक पल के लिए रुके। उनकी आंखें और गहरी हो गईं। यह एक गहरी जांच होगी। मैं चाहता हूं कि आप पिछले 5 वर्षों में सीतापुर और आस पास के जिलों में हुई सभी अनसुलझी गुमशुदगी की फाइलों को फिर से खंगालें। विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें पीड़ित करें युवा महिलाएं थीं, जो बाहर से आई थीं, गरीब थीं और यहां नौकरी की तलाश में थीं। मुझे एक बहुत बुरा अंदेशा हो रहा है कि प्रिया शर्मा शायद अकेली पीड़ित नहीं है। आदेश जारी होते ही विशाल जांच मशीनरी काम पर लग गई। जासूस अलग अलग दिशाओं में फैल गए। हर कोई समय के खिलाफ दौड़ रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि हर गुजरते पल के साथ पीड़ित को जीवित खोजने की उम्मीद कम होती जा रही थी। दूसरी जांच टीम ने सबसे ज्यादा मेहनत की। उन्होंने न केवल फोन किए, बल्कि मेलिंकिंग और विनासन जैसी बड़ी कंपनियों से लेकर कुछ ही टैक्सियों वाली छोटी सहकारी समितियों तक हर टैक्सी कार्यालय का दौरा किया। जांचकर्ताओं ने कॉल सेंटर कर्मचारियों की रिकॉर्ड बुक की बारीकी से जांच की, कंप्यूटर सिस्टम पर हर एक बुकिंग का मिलान किया। उस दिन सैकड़ों टैक्सियों का जीपीएस डेटा निकाला गया, जिससे एक जटिल नक्शा बन गया। 2 दिनों की बिना रुके मेहनत के बाद पहला नतीजा सामने आया। लगभग 20 पन्नों की एक मोटी रिपोर्ट डीएसपी राठौर की मेज पर रखी गई। अंतिम निष्कर्ष केवल एक छोटी सी पंक्ति थी, लेकिन इसका वजन बहुत भारी था। 12 जुलाई 2022 को सुबह 00 बजे से रात 24:00 बजे के बीच सीतापुर जिले में कार्यरत सभी टैक्सी कंपनियों और राइड शेयरिंग सेवाओं के सिस्टम में राजवीर सिंह के फार्म के आस पास के क्षेत्र से किसी भी पिकअप या ड्रॉप का कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजवीर का पहला झूठ पकड़ा जा चुका था। उसने टैक्सी बुलाने की कहानी गढ़ी थी। यह साबित करता था कि वह इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा था कि प्रिया शर्मा वहां से कैसे गई, या ज्यादा सटीक रूप से यह सच्चाई कि वह कभी उस जगह से गई ही नहीं थी। उसी समय एक अन्य जासूसी टीम ने एक और महत्वपूर्ण परिणाम लाया। दूरसंचार कंपनी के साथ काम करने के बाद जांच दल को पीड़ित प्रिया शर्मा के मोबाइल फोन के सिग्नल की लोकेशन मिल गई थी। डेटा विश्लेषण से पता चला कि 12 जुलाई की सुबह 9:15 बजे प्रिया के फोन से उसकी मां को आखिरी कॉल की गई थी। उस समय निकटतम सेल टॉवर ने फोन की लोकेशन राजवीर सिंह के फार्म के 500 मीटर के दायरे में बताई थी, और वह आखिरी सिग्नल था। उस कॉल के बाद फोन ने कोई हरकत नहीं की, कोई संदेश नहीं भेजा गया, कोई इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल नहीं हुई, कोई इंटरनेट डेटा उपयोग नहीं किया गया। उसका सिग्नल बस एक ही स्थान पर स्थिर रहा। उसी दिन रात लगभग 11 बजे तक फोन अचानक बंद हो गया, शायद बैटरी खत्म होने से या किसी ने उसे जानबूझकर नष्ट कर दिया हो, और तब से वह सिस्टम से पूरी तरह गायब हो गया। यह अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण था। इसने राजवीर की उस कहानी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया कि लड़की दोपहर में टैक्सी लेकर चली गई थी। प्रिया शर्मा का आखिरी सिग्नल राजवीर के फार्म पर मिला था। वह वहां थी और उसका फोन कभी उस जगह से बाहर नहीं गया। जांच के कमांड रूम में डीएसपी राठौर स्क्रीन पर बड़े नक्शे के सामने सुन्न खड़े थे। एक लाल बिंदु, जो पीड़ित की अंतिम लोकेशन का प्रतीक था, राजवीर के फार्म के चिह्नित
क्षेत्र के ठीक बीच में चमक रहा था। स्क्रीन के बगल में टैक्सी जांच की रिपोर्ट रखी थी। 2 सबूत, एक इंसानी और एक मशीनी, एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। राजवीर सिंह एक झूठा था और वह एक अपराध को छिपाने के लिए झूठ बोल रहा था। शुरुआती संदेह अब एक दृढ़ विश्वास में बदल गया था। गुमशुदगी का मामला अब आधिकारिक तौर पर हत्या के मामले में बदल गया था। भले ही पीड़ित का शव अभी तक नहीं मिला था, उस आदमी की तस्वीर, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और गाल पर एक लंबा निशान था, बोर्ड से जांचकर्ताओं को घूर रही थी। एक चुनौतीपूर्ण और क्रूर नज़र। जांच दल का मिशन अब सिर्फ सच का पता लगाना नहीं था, बल्कि इंसान की खाल में छिपे उस राक्षस को न्याय के कटघरे में लाना था। असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। 2 ठोस सबूतों ने राजवीर सिंह को एक संदिग्ध से एक झूठे अपराधी में बदल दिया था। जांच कमांड रूम में माहौल तनावपूर्ण और भारी था। टीम ने यह तो साबित कर दिया था कि प्रिया शर्मा कभी फार्म से बाहर नहीं गई, लेकिन उनके पास बस इतना ही था। कोई शव नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई कबूलनामा नहीं। वे जानते थे कि अपराध हुआ है, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर सकते थे। राजवीर सिंह अपनी खौफनाक चुप्पी के साथ अपने किले में आराम से बैठा था, पूरी न्याय प्रणाली को चुनौती दे रहा था। डीएसपी राठौड़ जानते थे कि राजवीर जैसे जिद्दी अपराधी को तोड़ने के लिए उन्हें और सबूतों की जरूरत होगी। उन्हें उसके अतीत में गहराई तक खोदना था, उसकी जिंदगी की हर ईंट को पलटना था, ताकि कोई कमजोरी, कोई छोटी सी दरार मिल सके। पहली जांच टीम, जिसका नेतृत्व एक डिप्टी एसपी कर रहे थे, लगभग बिना सोए काम कर रही थी। उनका काम राजवीर सिंह के जीवन की पूरी तस्वीर बनाना था। जासूसों को हर जगह भेजा गया, राजवीर द्वारा छोड़े गए सबसे धुंधले निशानों का पीछा करते हुए। उन्होंने देवीपुर के स्थानीय अधिकारियों से बात की, अस्थायी निवास के रिकॉर्ड और जमीन की खरीद के दस्तावेज खंगाले। उन्हें पता चला कि राजवीर ने यह विशाल जमीन 5 साल पहले एक स्थानीय किसान से भारी नकद राशि देकर खरीदी थी। इस पैसे का स्रोत एक बड़ा सवाल था। उसने एकल स्वामित्व के तहत व्यवसाय पंजीकृत किया था, जिसका पेशा सर्विस डॉग्स का प्रजनन और प्रशिक्षण था, लेकिन कभी कोई अनुबंध नहीं किया गया था, न ही कभी कोई कुत्ता बेचा गया था। फार्म की पूरी गतिविधि एक बंद और रहस्यमयी घेरे में थी। जांच में मोड़ एक बहुत छोटे से विवरण से आया। उसके स्थायी पते के रिकॉर्ड में उसका गृह जिला बिहार का एक सुदूर, पिछड़ा इलाका दर्ज था, जो सीतापुर से हजारों किलोमीटर दूर था। एक टीम तुरंत पुष्टि के लिए बिहार भेजी गई। जब टीम उस पते पर पहुंची और स्थानीय पुलिस से बात की, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। रिकॉर्ड में दर्ज व्यक्ति का अस्तित्व तो था, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार वह सालों पहले घर छोड़कर चला गया था और 1 दशक से अधिक समय से वापस नहीं आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब जासूसों ने संदिग्ध राजवीर सिंह की तस्वीर स्थानीय पुलिस को दिखाई, तो उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया। यह हमारे इलाके का आदमी नहीं है। राजवीर का रिकॉर्ड नकली था। उसने किसी और की जानकारी का उपयोग करके एक नई पहचान बनाई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डेटाबेस पर एक व्यापक खोज शुरू की गई। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने संदिग्ध की तस्वीर का मिलान डेटाबेस में लाखों तस्वीरों से करना शुरू कर दिया। एक दिन और एक रात की कड़ी मेहनत के बाद कंप्यूटर सिस्टम ने आखिरकार एक मिलान लौटाया। राजवीर सिंह उसका असली नाम नहीं था। उसका जन्म का नाम राकेश कुमार शर्मा था, जो 1975 में पैदा हुआ था और वह बिहार के एक दूसरे जिले का रहने वाला था। और उसका अतीत जांच दल की कल्पना से भी कहीं ज्यादा काला था। राकेश कुमार शर्मा का जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने का एक आपराधिक रिकॉर्ड था। 15 साल पहले उसे 3 साल की जेल की सजा हुई थी। पुराने मामले की फाइल मंगवाई गई। यह उसकी क्रूर प्रकृति की कहानी कहती थी। घटना एक बहुत ही मामूली विवाद से शुरू हुई थी। एक पड़ोसी ने अपनी गाड़ी पीछे करते समय गलती से राकेश के घर की कांटेदार बाड़ गिरा दी थी। बात करने के बजाय राकेश चुपचाप घर में गया, एक लोहे की रॉड लेकर आया और बिना कुछ कहे सीधे पड़ोसी के पैर पर दे मारी। उस क्रूर हमले ने पीड़ित के पैर की हड्डी को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह स्थायी रूप से अपंग हो गया। मुकदमे के दौरान राकेश ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने बस इतना कहा कि उसने दूसरे को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। जासूसों ने बिहार में राकेश के पुराने पड़ोसियों से भी बात की। उनकी कहानियों ने एक ऐसे व्यक्ति की डरावनी तस्वीर पेश की जो जन्म से ही दुष्ट था। उन्होंने बताया कि राकेश बचपन से ही एक चुपचाप रहने वाला, गुस्सैल बच्चा था, जिसका कोई दोस्त नहीं था और उसे जानवरों को प्रताड़ित करने का एक विकृत शौक था। लोग अक्सर उसे आवारा कुत्तों और बिल्लियों को पकड़ते, उन्हें तार से बांधते और फिर बेरहमी से पीटते हुए देखते थे। ऐसा लगता था कि उसे अपने से कमजोर प्राणियों को दर्द देने में एक विकृत आनंद मिलता था।
जेल से छूटने के बाद राकेश कुमार शर्मा ने अपना घर और जमीन बेच दी और इलाके से गायब हो गया। उसने सभी से संपर्क तोड़ दिया। किसी को नहीं पता था कि वह दक्षिण की ओर चला गया है, अपना नाम बदल लिया है और राजवीर सिंह नाम का एक रहस्यमयी डॉग फार्म का मालिक बन गया है। इस जानकारी ने संदिग्ध के चरित्र को कुछ हद तक स्पष्ट कर दिया। वह न केवल एक झूठा था, बल्कि एक हिंसक, क्रूर और पश्चाताप न करने वाला व्यक्ति था। इससे इस परिकल्पना को और बल मिला कि वह एक युवा, कमजोर लड़की की हत्या करने में पूरी तरह से सक्षम था। लेकिन सबसे भयावह खोज, जिसने पूरे मामले को एक बिल्कुल नए और काले अध्याय में धकेल दिया, वह तीसरी जांच टीम से आई। पुरानी फाइलों की जांच का काम करने वाली टीम एक धूल भरे रिकॉर्ड रूम में काम कर रही थी। पिछले 5 वर्षों में गुमशुदगी के सैकड़ों मामले पलटे गए। हर फाइल के पीछे एक भाग्य, एक परिवार का दर्द था। कई दिनों तक आंखें गढ़ाकर पढ़ने के बाद एक युवा जासूस, जिसका नाम हर्ष था, अचानक एक पीली पड़ चुकी फाइल पर रुका। यह झारखंड की रहने वाली 23 वर्षीय सुनीता कुमारी की गुमशुदगी का मामला था। घटना नवंबर 2020 की थी। सुनीता का भी पारिवारिक पृष्ठभूमि गरीब थी। उसने भी इंटरनेट पर सीतापुर जिले के एक पशु फार्म में आकर्षक वेतन वाली अकाउंटेंट की नौकरी का विज्ञापन देखा था। वह भी बेहतर भविष्य की तलाश में खुशी खुशी यहां आई थी। और फिर परिवार को आखिरी फोन कॉल कि वह पहुंच गई है, और उसके बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। हर्ष को अपनी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। यह एक बहुत ही अजीब संयोग था। परिदृश्य लगभग एक 100% प्रिया शर्मा के मामले जैसा ही था। उसने तुरंत अपने सीनियर को सूचना दी। इस बार उन्होंने आड़बाड़ खोज नहीं की। उन्होंने सिस्टम में कीवर्ड डाले: महिला, 20-25 वर्ष, बाहरी राज्य, गुमशुदा, नौकरी के लिए आवेदन, फार्म, सीतापुर। और फिर अतीत के भूत एक एक करके सामने आने लगे। सिस्टम ने 3 और परिणाम लौटाए। पहला मामला 3 साल पहले का था। पीड़ित 24 वर्षीय अंजलि, बिहार से थी। दूसरा मामला 4 साल पहले का था। पीड़ित 22 वर्षीय मीना, छत्तीसगढ़ से थी। और सबसे पुराना मामला लगभग 5 साल पहले का था। पीड़ित 25 वर्षीय पूजा, ओडिशा से थी। वे सभी चारों लड़कियां एक ही भाग्यशाली परिदृश्य का शिकार हुई थीं। वे सभी गरीब इलाकों से आई थीं। वे सभी युवा थीं, बेहतर जीवन की आकांक्षा रखती थीं। वे सभी सीतापुर के एक रहस्यमयी फार्म में उच्च वेतन वाली नौकरी के एक ही वादे से आकर्षित हुई थीं। और फिर वे सभी गायब हो गईं, केवल एक आखिरी फोन कॉल और अपने परिवारों के लिए अंतहीन दर्द और निराशा छोड़कर। उस दोपहर जांच कमांड रूम में माहौल इतना घना हो गया कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। जासूस हर्ष ने, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, 4 पुरानी फाइलें डीएसपी राठौर की मेज पर प्रिया शर्मा की तस्वीर के ठीक बगल में रख दीं। 5 युवा लड़कियां, 5 उज्ज्वल मुस्कानें, 5 दुखद भाग्य अब एक साथ रखे गए थे। एक भयानक पैटर्न, एक जानलेवा फॉर्मूला स्पष्ट रूप से सामने आ गया था। डीएसपी राठौर उन चेहरों को घूरते रहे। उनके हाथ मुट्ठी में कस गए। उनके सीने में गुस्सा और दर्द का एक ज्वार उमड़ पड़ा। यह अब किसी दूसरे अपराध को छिपाने के लिए की गई एक अकेली हत्या का मामला नहीं था। यह एक सीरियल किलिंग का मामला था। राजवीर सिंह या राकेश कुमार शर्मा एक आवेगी हत्यारा नहीं था। वह एक योजनाबद्ध शिकारी था, एक क्रूर दरिंदा, जिसने पिछले 5 सालों से देवीपुर में एक जानलेवा जाल बिछा रखा था। उसका डॉग फार्म कोई व्यवसाय करने की जगह नहीं थी। यह एक हत्या की मशीन थी, एक सामूहिक कब्र जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को दफन कर दिया था। इस भयावह सच्चाई ने जांच दल के सभी शुरुआती अनुमानों को पार कर दिया था। वे सिर्फ एक अपराधी का सामना नहीं कर रहे थे, बल्कि एक इंसान की खाल में छिपे एक शैतान का सामना कर रहे थे। केस डीपी 722 अब एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया था, विशेष रूप से गंभीर। उनका मिशन अब केवल प्रिया शर्मा के लिए न्याय पाना नहीं था, बल्कि अतीत में भुला दिए गए उन सभी पीड़ितों के लिए भी था। और उन्हें बहुत तेजी से काम करना था, इससे पहले कि वह राक्षस किसी अगले शिकार पर हाथ डालता। कमांड रूम में एक भयावह खामोशी छाई हुई थी। व्हाइट बोर्ड की जगह अब एक बड़ा पिनबोर्ड ले चुका था, जिस पर 5 युवा लड़कियों की तस्वीरें लगी थीं। 5 मुस्कानें, 5 उम्मीदों से भरी आंखें, अब एक ऐसी अकल्पनीय क्रूरता के मूक गवाह बन गई थीं। हर चेहरा उन पुलिस अधिकारियों के विवेक पर एक छुरी की तरह चुभ रहा था। वे सिर्फ एक हत्यारे का नहीं, बल्कि एक ऐसे राक्षस का सामना कर रहे थे जो 5 साल से उसी जमीन पर चुपचाप मौत बो रहा था, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी। उसी रात डीएसपी विक्रम राठौर ने राज्य पुलिस मुख्यालय में एक आपातकालीन कॉल की और नवीनतम निष्कर्षों की पूरी रिपोर्ट दी। फोन पर उनकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन हर पीड़ित का नाम और गृहजायज बताते हुए
उनकी आवाज में भावनाएं साफ झलक रही थीं। उन्होंने अपराध के तरीके में भयानक पैटर्न, संदिग्ध राकेश कुमार शर्मा के हिंसक अतीत और इस दृढ़ निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि यह एक विशेष रूप से गंभीर प्रकृति का सीरियल किलिंग का मामला था, जो जिला पुलिस के अधिकार क्षेत्र और क्षमताओं से परे था। दूसरी तरफ राज्य के डीजीपी, एक अनुभवी जनरल, ने एक भी शब्द छोड़े बिना सब कुछ सुना। उनकी एक पल की चुप्पी ही जानकारी की गंभीरता को दर्शाने के लिए काफी थी। तुरंत आदेश जारी किया गया। केस डीपी 722 को राज्य स्तरीय विशेष मामले में अपग्रेड कर दिया गया। राज्य अपराध शाखा, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और अन्य विशेषज्ञ इकाइयों के सबसे जिंगिंग बलों को उच्चतम अलर्ट पर रखा गया। सबसे महत्वपूर्ण, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी पैक की एक टुकड़ी, जो खतरनाक सशस्त्र स्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित और प्रशिक्षित थी, को भी सीतापुर भेजा गया। अगले दिन सीतापुर जिला पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय ऑपरेशनल बैठक आयोजित की गई। डीएसपी राठौर मामले की सबसे अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति के रूप में मेज पर फैले एक बड़े नक्शे के सामने खड़े हुए और राजवीर सिंह के फार्म पर तत्काल छापा मारने और तलाशी लेने की योजना प्रस्तुत की। पिछली रात एक ड्रोन द्वारा गुप्त रूप से ली गई हवाई तस्वीरों ने उस मौत के किले की संरचना को स्पष्ट रूप से चित्रित किया था। रिपोर्टिंग सर, डीएसपी राठौर ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा। हमारा लक्ष्य एक अलग थलग और बेहद मजबूत किलेबंद क्षेत्र है। 3 मीटर से अधिक ऊंची कंक्रीट की दीवारें, ऊपर कांटेदार तार, एकमात्र प्रवेश और निकास यह लोहे का गेट है। अंदर मुख्य आवास के अलावा एक गोदाम, एक प्रसंस्करण शेड और एक बड़ा तालाब है। यह पूरा क्षेत्र एक विशाल अपराध स्थल है जिसे हमें संरक्षित करना है, पैक के एक कमांडर ने कहा। उनकी तेज नजरें आंगन में घूमते खूंखार कुत्तों की तस्वीरों पर टिकी थीं। डीएसपी साहब, हमारी सबसे बड़ी समस्या दीवार या गेट नहीं है। हमारे पास उन्हें कुछ ही सेकंड में निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। सबसे बड़ी चुनौती कुत्ते हैं। अनुमान है कि कम से कम 20 वयस्क बेल्जियन मैलिनोइस और रॉटवीलर हैं। ये सामान्य गार्ड डॉग नहीं हैं। उन्हें हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगर हम उन्हें गोली मारते हैं तो इससे बहुत शोर होगा, आश्चर्य का तत्व खत्म हो जाएगा और संदिग्ध को सबूत नष्ट करने या जवाबी कार्रवाई करने का मौका मिल सकता है। यह सबसे कठिन समस्या थी, एक खूंखार झुंड को बिना किसी हंगामे के कैसे निष्क्रिय किया जाए। अंत में एक पशु विशेषज्ञ से परामर्श के बाद एक साहसी और परिष्कृत योजना तैयार की गई। वे कुत्तों का सीधे सामना नहीं करेंगे, इसके बजाय वे विशेष एयरगन से दागे जाने वाले शक्तिशाली बेहोशी के इंजेक्शन वाले डार्ट्स का उपयोग करेंगे, जो लगभग कोई आवाज नहीं करते। पाक के 4 सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजों को फार्म के चारों ओर ऊंचे स्थानों पर तैनात किया जाएगा। आदेश पर वे एक साथ बाहरी घेरे के कुत्तों को बेहोश कर देंगे। उसी समय एक गुप्त टीम फार्म के पीछे की बाड़ में एक छोटा सा छेद काटेगी और बाकी कुत्तों को लुभाने के लिए बेहोशी की दवा की उच्च खुराक वाले मांस के बड़े टुकड़े फेंकेगी। दूसरी समस्या खुद संदिग्ध था। राकेश कुमार शर्मा हिंसा का अपराधी था, मानसिक रूप से अस्थिर। कोई नहीं जानता था कि उसके घर में हथियार हैं या नहीं। हमले की योजना को पूर्ण आश्चर्य सुनिश्चित करना था। संदिग्ध को बिना किसी प्रतिरोध के मौके पर ही काबू करना था। कार्रवाई का समय डीएसपी राठौर ने फैसला किया, अगली सुबह 4:00 बजे होगा। यह वह समय था जब इंसान सबसे गहरी नींद में और सबसे कम सतर्क होता है। उस दोपहर डीएसपी राठौर ने अपनी टीम के उन सदस्यों से मुलाकात की जो शुरू से ही उनके साथ थे। उन्होंने कोई बड़े भाषण नहीं दिए, उन्होंने बस चुपचाप 5 पीड़ितों की तस्वीरें मेज पर रख दीं। कल उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हम एक राक्षस का सामना करेंगे, लेकिन याद रखना, हम बदला लेने के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए काम कर रहे हैं। हम यह काम इन 5 लड़कियों और उन बूढ़े माता पिताओं के लिए कर रहे हैं जो अपने घरों में अपनी बेटियों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। हमारा मिशन सच्चाई को सामने लाना है ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन मिशन भी पूरा होना चाहिए। रात धीरे धीरे देवीपुर पर उतर आई। एक शांत रात, लेकिन अंदर अत्यधिक तनाव से भरी हुई। धुंधली चांदनी के नीचे काली परछाइयां चुपचाप पगडंडियों और खेतों के किनारों से गुजर रही थीं। पूर्व निर्धारित स्थानों पर छिप रही थीं। सैनिकों को ले जाने वाली गाड़ियां दूर ही रुक गईं। पूरी तरह से सुसज्जित हथियारबंद सैनिक तेजी से फैल गए, धीरे धीरे राजवीर के फार्म के चारों ओर एक घेरा कसते हुए। एक अस्थायी कमांड पोस्ट में, जो लक्ष्य से लगभग 1 किमी दूर एक वीरान घर में स्थापित किया गया था,
डीएसपी राठौर मॉनिटर के सामने बैठे थे। सभी हमलावर टीमों से जुड़े हुए थे। उनके बगल में राज्य के आईजी और पीएसी के कमांडर थे। समय धीरे धीरे भारीपन से बीत रहा था। सुबह के 3:30 बज चुके थे। डीएसपी राठौर ने दूरबीन से फार्म की अंधेरी खामोश इमारत की ओर देखा। दूर से यह एक विशाल राक्षस जैसा लग रहा था जो एक खूनी शिकार के बाद सो रहा हो, लेकिन वह जानते थे कि उस खामोशी के भीतर एक जीता जागता नरक था जो 5 और शायद उससे भी ज्यादा युवा लड़कियों के भाग्य का राज दफन किए हुए था। कुछ ही घंटों में उस नरक का द्वार तोड़ दिया जाएगा। न्याय भले ही देर से, लेकिन होने वाला था। सुबह के 4:00 बजे जैसे ही घड़ी की सुई नियत समय पर पहुंची, रात की ओस ने खेतों पर एक पतली नम परत बिछा दी, जिससे माहौल और भी शांत और ठंडा हो गया। कमांड पोस्ट में सभी ने अपनी सांस रोक ली थी। लक्ष्य सीमा में है। डीएसपी विक्रम राठौर की आवाज सभी हमलावर टीमों के हेडफोन में गूंजी, साफ और निर्णायक। टीम 1, निशानेबाज, कार्रवाई करें। आदेश मिलते ही 4 पूरी तरह से छिपे हुए स्थानों से लगभग एक ही समय में 4 हल्की फुस की आवाजें आईं। बेहोशी की दवा वाले 4 डार्ट्स भूतों की तरह उड़े और बाहरी घेरे में गश्त कर रहे 4 सबसे बड़े रॉटवीलर कुत्तों की मोटी मांसपेशियों में जा धंसे। वे केवल एक छोटी सी चीख निकाल सके और कुछ कदम लड़खड़ाए, फिर गहरी नींद में डूब गए। उसी समय फार्म की पिछली दीवार पर एक विशेष टीम ने लगभग बिना आवाज वाले हाइड्रोलिक कटर का उपयोग करके कांटेदार तारों को काट दिया। एक छोटा सा रास्ता बनाया गया और बेहोशी की दवा से लथपथ ताजा मांस के टुकड़े अंदर फेंके गए। मांस की गंध ने तुरंत बाकी कुत्तों को आकर्षित किया। वे उस पदी आकर्षित कर का स्वादिष्ट चारे पर टूट पड़े, यह जाने बिना कि यह उनका आखिरी जाल था। 5 मिनट से भी कम समय में राजवीर का खूंखार कुत्ता दस्ता, उसका गौरव और सबसे मजबूत रक्षा कवच, आंगन में बेहोश पड़ा था। पहली रक्षा पंक्ति निष्क्रिय कर दी गई है। एक जासूस ने रेडियो पर सूचना दी। बहुत अच्छे, डीएसपी राठौर ने जवाब दिया। टीम 2, पीएसी, गेट तोड़ने के लिए तैयार। टीम 3, क्राइम ब्रांच, पीछे से प्रवेश के लिए तैयार। 3, 2, 1, धावा। इस बार खामोशी टूट गई। पीएसी की एक बख्तरबंद गाड़ी, जो पास की झाड़ियों में छिपी हुई थी, गरजते हुए इंजन के साथ सीधे लोहे के गेट की ओर बढ़ी। धड़ाम। एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। कई टन वजनी बख्तरबंद गाड़ी की सीधी टक्कर से मजबूत लोहे का गेट अपने कब्जों से उखड़ गया और एक खिलौने की तरह अंदर गिर गया। एक सैलाब की तरह दर्जनों पीएसी के जवान, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और असॉल्ट राइफलों से लैस, 3 दिशाओं से अंदर घुसे और आंगन में महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। उसी समय डीएसपी राठौर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम भी पीछे पीछे आई। उनका लक्ष्य मुख्य घर था। अंदर राकेश कुमार शर्मा भयानक शोर से जाग गया था। उसने अंधेरे में आंखें खोलीं। यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। गुस्से में उसने बिस्तर के पास रखी टॉर्च और एक तेज धार वाला चाकू उठाया। घुसपैठिए को सबक सिखाने के लिए बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह बिस्तर से उतर पाता, धड़ाम, बेडरूम का दरवाजा एक पीएसी जवान ने कंधे से मारकर तोड़ दिया। कई दिशाओं से शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी सीधे राकेश के चेहरे पर पड़ी, जिससे वह अंधा हो गया। उसे केवल वर्दी में हथियारबंद काली परछाइयां दिखाई दीं, जिनकी बंदूकें सीधे उस पर तनी हुई थीं। पुलिस, हथियार नीचे डाल दो। एक तेज चीख गूंजी। राकेश सन्न रह गया। वह समझ गया कि वह पकड़ा गया है। एक पल के लिए उसने चाकू से जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला। एक जवान ने उसकी कलाई पर बंदूक के बट से जोर से मारा। चाकू फर्श पर गिर गया। 2 अन्य जवान उस पर झपटे, उसे बिस्तर पर पटक दिया और उसकी पीठ पर घुटने रखकर उसके दोनों हाथ पीछे कर दिए। ठंडी हथकड़ियां उसकी कलाई पर कस गईं। गेट तोड़ने से लेकर संदिग्ध को पूरी तरह से काबू करने तक की पूरी प्रक्रिया 2 मिनट से भी कम समय में पूरी हो गई। राकेश कुमार शर्मा, वह राक्षस जो 5 साल से आतंक फैला रहा था, अब अपने ढीले ढाले नाइट सूट में गिरफ्तार हो चुका था। डीएसपी राठौर राकेश के बेडरूम में दाखिल हुए। उनकी नज़र बिस्तर के नीचे रखी एक चीज पर पड़ी। यह एक पुराना हरे रंग का फौजी संदूक था, जिस पर एक बड़ा ताला लगा था। इसे बाहर निकालो, उन्होंने आदेश दिया। एक जवान ने एक बड़े बोल्ट कटर का इस्तेमाल किया। क्रैक की सूखी आवाज के साथ ताला टूट गया। डीएसपी राठौर ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे संदूक का ढक्कन खोला। कमरे में मौजूद हर कोई, यहां तक कि सबसे अनुभवी जासूस भी, सन्न रह गए। संदूक के अंदर पैसे या कीमती सामान नहीं था। यह शैतान के जीते हुए इनामों का एक विकृत संग्रह था। दर्जनों मोबाइल फोन, महिलाओं के पर्स, लिपस्टिक,
और सस्ते गहने। लेकिन सबसे भयावह चीज आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का एक बंडल था। डीएसपी राठौर ने दस्ताने पहने और कांपते हाथों से कार्ड उठाए। सबसे ऊपर वाला कार्ड प्रिया शर्मा का था, जिसके चेहरे पर एक युवा और उज्ज्वल मुस्कान थी। नीचे सुनीता कुमारी, फिर अंजलि, मीना, पूजा। जांच दल द्वारा पहचाने गए सभी 5 पीड़ित वहां थे। लेकिन दुःस्वप्न तो अभी शुरू हुआ था। जब अन्य टीमों ने फार्म के बाकी हिस्सों की तलाशी शुरू की तो और भी भयानक खोजें सामने आईं। जानवरों के चारे के प्रसंस्करण शेड में, जहां एक असहनीय बदबू फैली हुई थी, पुलिस को बड़ी औद्योगिक मशीनें मिलीं। एक बेहद शक्तिशाली मांस ग्राइंडर, जो बड़े मांस के टुकड़ों को भी कीमा बना सकता था। बगल में एक हड्डी कोल्हू, जो सबसे बड़ी हड्डियों को भी पाउडर में बदल सकता था। फोरेंसिक टीम तुरंत काम पर लग गई। विशेष रोशनी और आवर्धक लेंस के नीचे उन्होंने मौत की उन 2 मशीनों के हर कोने, हर ब्लेड की जांच शुरू की, और उन्हें वही मिला जिसका उन्हें डर था। मांस ग्राइंडर के ब्लेड पर धोने के बावजूद सूखे खून के गहरे भूरे रंग के धब्बे बाकी थे। और इससे भी भयानक, जब उन्होंने हड्डी कोल्हू की फिल्टर जाली को हटाया तो उन्हें छोटे सफेद टुकड़े फंसे हुए मिले। नग्न आंखों से भी यह स्पष्ट था कि वे हड्डी के टुकड़े थे। डीएसपी राठौर वहां खड़े थे, उन 2 मशीनों को देख रहे थे। उनके दिमाग में एक सबसे क्रूर और अकल्पनीय परिकल्पना बनने लगी थी। राकेश ने पीड़ितों के शवों का क्या किया? जवाब उनकी आंखों के ठीक सामने लग रहा था। उनकी नजर धीरे धीरे शेड की खिड़की से बाहर बड़े तालाब की ओर गई, जिसका पानी भोर की धुंधली रोशनी में शांत और काला दिख रहा था। वह बड़ा तालाब फार्म के सबसे दूर कोने में स्थित था। उसका पानी शांत और ठहरा हुआ था, जो भोर के भूरे आसमान को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसमें से एक मौत जैसी खामोशी और एक स्थायी, भयावह सन्नाटा निकल रहा था। शुरू से ही डीएसपी विक्रम राठौर को इस तालाब के बारे में कुछ अजीब लग रहा था। अब पीड़ितों के सामान से भरा संदूक और वे 2 भयानक पीसने वाली मशीनें मिलने के बाद उनकी आंखें उस काले पानी पर टिक गईं। उनके दिमाग में अपराध की तस्वीर का आखिरी, सबसे खौफनाक टुकड़ा स्पष्ट हो गया। यह इतना भयानक था कि उनकी रूह कांप गई। लेकिन एक जांचकर्ता का तर्क उन्हें बता रहा था कि यही एकमात्र संभव सच्चाई थी। तुरंत नगर निगम से 2 बड़े पानी के पंप मंगवाओ। उन्होंने राज्य अपराध शाखा के एक अधिकारी को निर्देश दिया। उनकी आवाज भावनाओं और गुस्से से भारी थी। हम इस तालाब को खाली करेंगे। 1 घंटे बाद 2 विशाल पंप मौके पर थे। पंपों के इंजन गरज उठे और 2 बड़े पाइपों ने काले, गाढ़े और बदबूदार पानी को बाहर खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पानी का स्तर कम होता गया, तालाब के तल पर काले, चिपचिपे कीचड़ की एक परत दिखाई देने लगी। बदबू इतनी तेज हो गई कि लोगों को कई परत वाले मास्क पहनने पड़े। जब लगभग सारा पानी निकल गया तो डीएसपी राठौर ने रुकने का इशारा किया। उन्होंने ऊंचे रबर के जूते और दस्ताने पहने और तालाब में उतरने वाले पहले व्यक्ति बने। उनके पीछे फोरेंसिक विशेषज्ञ और अवशेष खोजने वाली एक टीम थी। कीचड़ घुटनों तक गहरा था। और फिर वह हुआ जिसका सभी को डर था। एक युवा कांस्टेबल अचानक रुक गया। उसे अपने डंडे के सिरे पर कोई कठोर चीज महसूस हुई। उसने सावधानी से अपना हाथ ठंडे कीचड़ में डाला। कुछ सेकंड बाद उसने अपना हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ में एक हड्डी थी। एक लंबी, सफेद, पीली हड्डी जो अभी भी कीचड़ से सनी हुई थी। कोई भी तुरंत पहचान सकता था कि यह एक इंसान की जांघ की हड्डी थी। पूरा अपराध स्थल सन्न रह गया। मिल गई, युवा कांस्टेबल की आवाज कांप रही थी। एक संकेत की तरह सभी उस क्षेत्र में जमा हो गए। वे अब छोटे फावड़ों और विशेष उपकरणों का उपयोग करके सावधानी से कीचड़ की परतें हटाने लगे। और फिर उनके पुलिस करियर का सबसे भयावह दृश्य धीरे धीरे सामने आया। एक नहीं, बल्कि अनगिनत हड्डियां। एक पसली, एक हाथ की हड्डी, फिर एक लगभग साबुत जबड़ा, और सबसे भयानक, एक खोपड़ी जिसकी काली, खाली आंखें आसमान को घूर रही थीं। जितना वे खोदते गए, उतने ही अधिक अवशेष मिलते गए। वे एक दूसरे पर बेतरतीब ढंग से पड़े थे। कुछ कंकाल लगभग पूरे थे, जबकि कुछ केवल बिखरे हुए टुकड़ों में थे। यह ठहरा हुआ तालाब कोई साधारण तालाब नहीं था। यह एक सामूहिक कब्र थी, एक विशाल मानव निर्मित गड्ढा, न जाने कितनी जिंदगियों का अन्यायपूर्ण अंतिम विश्राम स्थल। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने अथक रूप से काम किया। खोपड़ियों और मुख्य हड्डियों की संख्या के आधार पर एक प्रारंभिक आंकड़ा दिया गया। एक ऐसा आंकड़ा जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। कम से कम 20 अलग अलग लोगों के अवशेष। 20 लोग। यह आंकड़ा जांच दल द्वारा शुरू में पहचाने गए 5 पीड़ितों की संख्या से कहीं ज्यादा था।
यह दर्शाता था कि इस अपराध का पैमाना, अवधि और क्रूरता कई गुना अधिक थी। अंतिम पूछताछ राज्य पुलिस की हिरासत में एक विशेष कमरे में हुई। राकेश कुमार शर्मा को 2 पुलिसकर्मी अंदर लाए। 1 दिन और 1 रात की हिरासत के बाद वह बहुत कमजोर दिख रहा था। उसका ठंडा, भावहीन मुखौटा गायब हो गया था, जिसकी जगह एक छिपे न जा सकने वाले डर ने ले ली थी। डीएसपी राठौर उसके सामने बैठे थे। वह चुपचाप उस आदमी को घूरते रहे। यह चुप्पी एक मनोवैज्ञानिक यातना थी। अंत में दबाव न झेल पाने पर राकेश ने सिर उठाया। उसकी आवाज फुसफुसाहट में थी। आप क्या पूछना चाहते हैं? डीएसपी राठौर ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक अधिकारी को इशारा किया, जो एक बक्सा लेकर आया और उसे राकेश के ठीक सामने मेज पर रख दिया। उसने धीरे धीरे ढक्कन खोला। एक सफेद खोपड़ी, जिसकी काली आंखें थीं, सामने आई। राकेश ने उसे देखा और उसका पूरा शरीर ऐसे उछला जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका मुंह खुला रह गया, उसकी आंखें फैल गईं। वह उस चीज को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पसीना माथे से बहने लगा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। क्या तुम इसे पहचानते हो? डीएसपी राठौर ने धीमी, बर्फीली आवाज में पूछा। राकेश जवाब नहीं दे सका। वह केवल बेमतलब की आवाजें निकाल रहा था। उसकी आंखें अभी भी उस खोपड़ी पर टिकी थीं। चुप्पी की वह दीवार, जिसे उसने इतने समय से बना रखा था, अब उस अकाट्य सबूत के सामने पूरी तरह से ढह गई थी, जिसे उसी की बनाई सामूहिक कब्र से निकाला गया था। और फिर उसने अपना सिर मेज पर पटक दिया, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। एक चीख निकली। यह पश्चाताप की चीख नहीं थी, बल्कि डर और निराशा की चीख थी। यह जानते हुए कि उसके सारे अपराध उजागर हो चुके हैं, वह आधिकारिक तौर पर टूट चुका था। मैंने ही उन्हें मारा है, वह रोते हुए चिल्लाया। यह सब मैंने ही किया है। अगले कई घंटों तक राकेश कुमार शर्मा ने अपने सभी भयानक अपराधों का खुलासा किया। उसका कबूलनामा अमानवीय और अविश्वसनीय क्रूर कृत्यों की एक श्रृंखला थी। उसने स्वीकार किया कि उसने आकर्षक वेतन वाले नकली नौकरी के विज्ञापनों का इस्तेमाल दूर के राज्यों की भोली भाली गरीब युवा लड़कियों को फंसाने के लिए किया। जब पीड़ित फार्म पर आती तो वह उनके साथ बलात्कार करता और फिर अपनी पहचान छिपाने के लिए वह बेरहमी से उनकी हत्या कर देता। तुमने पीड़ितों के शवों का क्या किया? एक जांचकर्ता ने घृणा से कांपती आवाज में पूछा। राकेश ने आंसुओं और पसीने से भीगा चेहरा उठाया। उसके होठों पर एक विकृत, पागलपन भरी मुस्कान आ गई। शव? कोई शव नहीं था, उसने बताया, और उसके हर शब्द ने सुनने वालों को कंपा दिया। पीड़ित को मारने के बाद वह प्रसंस्करण शेड में चाकू और कुल्हाड़ी से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता था। मांस और अंगों को वह औद्योगिक ग्राइंडर में डालता, उन्हें पीसकर कीमा बनाता और फिर उन्हें चोकर और अन्य चारे के साथ मिलाकर अपने ही कुत्तों को खिला देता। उन्हें यह बहुत पसंद था, उसने एक रुग्ण शांति के साथ कहा। यह सबसे अच्छा खाना था, लागत भी बचाता था और कोई निशान भी नहीं छोड़ता था। और जो बड़ी हड्डियां पीसी नहीं जा सकती थीं, उन्हें वह हड्डी कोल्हू में डालकर पाउडर बना देता और उसे भी चारे में मिला देता। केवल बहुत बड़ी और बहुत कठोर हड्डियां, जैसे खोपड़ी और जांघ की हड्डियां, जिन्हें मशीन भी पूरी तरह से संसाधित नहीं कर पाती थी, उन्हें वह तालाब में फेंक देता था। उसके बयान ने जांच दल को मिले हर सबूत से पूरी तरह मेल खाया। अपराध पूरी तरह से फिर से जीवंत हो गया था। एक ऐसा अपराध जिसकी क्रूरता का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। राकेश कुमार शर्मा ने न केवल लोगों की हत्या की थी, उसने उनके अस्तित्व को इस दुनिया से इस तरह मिटा दिया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राकेश कुमार शर्मा के कबूलनामे ने अपराध की जांच को तो बंद कर दिया, लेकिन इसने एक और भी दर्दनाक और भयावह अध्याय खोल दिया। पीछे रह गए लोगों का अध्याय। देवीपुर का डॉग फार्म, जो कभी एक रहस्यमयी जगह थी, अब एक राष्ट्रीय सनसनी और मीडिया भूचाल का केंद्र बन गया था। डॉग फार्म का राक्षस मामला जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसने पूरे भारत के लोगों के दिलों में सदमा, खौफ और अत्यधिक गुस्सा भर दिया। कुछ महीने बाद राकेश कुमार शर्मा का मुकदमा सीतापुर जिला न्यायालय में शुरू हुआ। यह एक विशेष मुकदमा था, जो लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए एक सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया था। कटघरे में राकेश कुमार शर्मा खड़ा था, पतला और कमजोर। वह कैदी के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए था। वह अब पहले की तरह ठंडा और भावहीन नहीं था। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह किसी को भी देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, खासकर पीड़ितों के परिवारों की ओर। अभियोजन पक्ष का आरोप पत्र लगभग 2 घंटे तक पढ़ा गया। राकेश के हर अपराध को विस्तार से और दृढ़ता से दोहराया गया। पूरा हॉल खामोशी में डूब गया, केवल सिसकियों की दबी हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं।
न्यायालय का सबसे भावुक और दर्दनाक क्षण तब आया जब पीड़ितों के परिवारों के प्रतिनिधियों को बोलने का मौका दिया गया। राधा शर्मा, वह महिला जिसने न्याय की इस यात्रा की शुरुआत की थी, कांपते हुए आगे बढ़ीं। उन्होंने प्रिया की तस्वीर को सीने से लगा रखा था। माननीय न्यायाधीश, उनकी आवाज कांप रही थी लेकिन स्पष्ट थी। मेरी बेटी प्रिया एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची थी। वह सिर्फ अपनी बूढ़ी मां की देखभाल के लिए एक नौकरी चाहती थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन इस शैतान ने उसे मुझसे छीन लिया। इसने न केवल मेरी बेटी को मारा बल्कि उसके शरीर को इस तरह रौंदा जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं आज यहां खड़ी हूं अपनी बेटी और उन 19 अन्य परिवारों की ओर से कानून से यह मांग करने के लिए कि इस दुष्ट को हमेशा के लिए इस समाज से हटा दिया जाए। केवल तभी हमारी बेटियों की आत्मा को शांति मिलेगी। राधा शर्मा के शब्दों ने वहां मौजूद हर किसी के दिल को चीर दिया। पूरा कोर्ट रूम आंसुओं में डूब गया। विचार विमर्श के बाद जूरी ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश ने एक दृढ़ और गंभीर आवाज में घोषणा की, आरोपी राकेश कुमार शर्मा के कृत्य अत्यंत क्रूर, अमानवीय और बर्बर हैं, जिसने एक भयानक त्रासदी को जन्म दिया है और जनता में अत्यधिक रोष पैदा किया है। आरोपी के अपराध अक्षम्य हैं, उसके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। समाज में एक उदाहरण स्थापित करने और निवारण के लिए सबसे कठोर दंड लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय फैसला सुनाता है, आरोपी राकेश कुमार शर्मा को हत्या, बलात्कार और शवों के अपमान के अपराधों का दोषी पाया जाता है। सभी अपराधों के लिए संयुक्त सजा मृत्युदंड फांसी है। फैसला सुनाते ही कोर्ट रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर तालियों और पीड़ितों के परिवारों की सिसकियों की आवाज से गूंज उठा। अंततः न्याय हुआ था। राकेश कुमार शर्मा फैसला सुनकर फर्श पर गिर पड़ा। मामला बंद हो गया। डॉग फार्म को सील कर दिया गया और फिर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जिससे वह जमीन फिर से वीरान हो गई। लेकिन जो घाव इसने स्थानीय लोगों और पूरे समाज के मन पर छोड़ा, वह शायद कभी नहीं भरेगा। डॉग फार्म का राक्षस मामला मानव पतन की एक भयानक कहानी बन गया। इस बात का सबूत कि बुराई सबसे अप्रत्याशित जगहों पर सबसे सामान्य नकाब के नीचे छिपी हो सकती है। यह मामला एक महंगी चेतावनी भी थी, जो यह याद दिलाती है कि समुदाय में आपसी सतर्कता और देखभाल ही बुराई के खिलाफ सबसे प्रभावी ढालों में से एक है।